नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10वीं के द्वितीय अध्याय या सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद भी कहते हैं, को देखेंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने सत्ता की साझेदारी में देखा था कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप होते हैं और इन 4 रूपों में से एक रूप देखा था हमने सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये जो फेडरलिज्म है ये वर्टिकल फॉर्म ही है। फेडरलिज्म की एक यदि देखा जाए तो यह एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था या डेमोक्रेटिक जो भी सरकारें होती है उनकी एक व्यवस्था होती है। कोई भी जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शनिंग। वन सिस्टम इज नॉन एज फेडरल सिस्टम एंड अनदर इज नॉन एज यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो कि जिसका एग्जांपल यूएस और इंडिया है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। देयर आर मोर देन 2 स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट, whereas in the unitary system only one tier is seen. There are the center or the main government is very much strong and the other units are working as a subordinate unit. इस प्रकार का एग्जांपल हम यूके और नेपाल में देख सकते हैं। अब हम परिभाषा की बात करते हैं फेडरलिज्म की। हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ कंट्री। मतलब इसमें क्या होता है कि सत्ता जो होती है या पावर जो होती है वह केंद्र सरकार और उसकी यूनिट्स के बीच में बटी हुई होती है। यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं फेडरल सिस्टम की या संघात्मक व्यवस्था की। तो जो संघात्मक व्यवस्था है आगे वो भी 2 प्रकार से काम करती है। देयर आर ऑल्सो 2 फॉर्म ऑफ ए फेडरल सिस्टम। वन इज कमिंग टुगेदर एंड द सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। Coming together means in this type of system, first the state is made, then the state comes together and they make the center. Just like United States. In United States, earlier the state was in the state were independent, okay, and they comes together and form a United States of America. Holding together in a holding together system, first the central is made and again it's divide its power to its subunits. Just like in India, the India was first made in 1947, then it's divide its power into states. सबसे पहले यहाँ पर एक देश का निर्माण हुआ 1947 में और देश का निर्माण होने के बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साथ आकर संघ बनाना और मिलकर संघ बनाना, ये 2 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है। आपके ध्यान में लाने के लिए मैं कह दूं कि कमिंग टुगेदर जो व्यवस्था होती है उसमें राज्य और संघ या केंद्र दोनों की करीब करीब बराबर भूमिका होती है और कई मायनों में तो यहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार से भी अधिक अधिकारों का उपयोग करती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर वाले सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर संघ की शक्तियां राज्यों के तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि फेडरल सिस्टम की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है या ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम टू सेफगार्ड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमने देखा कि 1947 में जब भारत का निर्माण हुआ तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के राज्य थे, भाषा बोलने वाले, संस्कृति वाले, उन सभी को एक रखने के लिए फेडरलिज्म जैसी व्यवस्था की जरूरत है। दूसरा है टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि जो क्षेत्रीय विविधता है उनको भी सम्मान देना, उनको स्थान देना। तो फेडरल सिस्टम में इस प्रकार की जो रीजनल डाइवर्सिटीज रहती है उन्हें भी एक प्रकार से स्थान प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है फेडरलिज्म हैज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर और जुरिस्डिक्शन। हर जो लेवल होता है उसकी अपनी खुद की शक्तियां होती है और क्षेत्राधिकार होते हैं। जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
and there is constitutional guarantee of authority. देखिए, इसमें जो भी jurisdiction या जो भी अधिकार होते हैं ये संविधान के द्वारा इनको डिफाइन किया जाता है या संविधान में इनका उल्लेख किया जाता है। Constitutional provision can be changed only with the consent of both the level of government. जो संवैधानिक प्रावधान है उनको कोई भी एक स्तर की सरकार अपने लेवल पर बदलाव उसमें कर नहीं सकती है। कोई ऐसा कानून जिससे कि राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों में परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे कानून को पास करने के लिए दोनों स्तर की सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट है, कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज विद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो आपको पता है कि यदि केंद्र और संघ राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका समाधान करता है कोर्ट। भारत के मामले में सुप्रीम कोर्ट एम्पायर की भूमिका निभाता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। देखिए, बहुत जरूरी है संघीय व्यवस्था में कि उनके आर्थिक स्रोत जो हैं वो निर्धारित होने चाहिए ताकि एक लेवल पर वो दूसरे लेवल के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इट इज वेरी यूनिक फीचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स of federal system that the source of revenue must be specified and must be separated. So ये एक विशेषता इसकी होती है। आगे हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो भारत को एक संघीय राष्ट्र या फेडरल बनाती है। तो इसकी दोस्तों सबसे पहले व्याख्या तो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे संविधान के भाग 1 में और पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। इसके अलावा भी अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें हमारे यहाँ पहले 2 स्तर की सरकार थी, आगे जाके 3 स्तर की सरकार बनी और इसी प्रकार से यहाँ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है संविधान में, यह एक लेवल की सरकार को दूसरे लेवल की सरकार के एकदम हम कह सकते हैं कि उसके प्रभाव से मुक्त रखता है। देखिए, यहाँ पर आपके समक्ष ये 3 प्रकार की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सब्जेक्ट्स इनके नीचे दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट या हम जैसे कहते हैं संघ सूची, उसके जो विषय हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वह राज्यों को है और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे विषय आते हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों के महत्व के होते हैं और इन पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों के कानून में विवाद हो तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाता है। Now, all states in Indian Union do not have identical powers. सभी स्टेट को एक जैसी पावर्स भी नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स के लिए थोड़े विशेष उपबंध किए गए हैं। चेंज इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। जैसे कि हमने कहा कि केंद्र या राज्य की किसी भी शक्तियों को घटाने या बढ़ाने का कार्य है वह अकेले संसद या राज्य की विधानसभाएं नहीं कर सकती है। यदि हम जीएसटी का एग्जाम्पल देखें तो हमने देखा कि जीएसटी कानून लाने के लिए भारत सरकार को पहले ये संसद में पास करवाना पड़ा और इसके बाद 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से इसका अनुमोदन लेना पड़ा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, द एपेक्स कोर्ट विल टेक द डिसीजन। सो वी हैव सीन अर्लियर that the Supreme Court will play a role of empire in this system. So यदि दोनों ही स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर कोई विवाद है तो इसमें न्यायपालिका एक एम्पायर की भूमिका निभाती है। नाउ रेसिडेरी पावर, इसको हम बोलते हैं अविशिष्ट शक्तियां। सो भारत की स्थिति को देखते हुए वह सारी चीजें जो इन तीनों लिस्ट में जिनका डिस्कशन नहीं हुआ है या ऐसी शक्ति जो छूट गई है वह पावर्स दी गई है केंद्र को, जो कि केंद्र को एक प्रकार से शक्तिशाली शक्ति की स्थिति में रखती है। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट
सो भारत का 1947 में आजादी के बाद में भारत का पुनर्गठन किया गया और इस पुनर्गठन के आधार पर इसको स्टेट्स में विभाजित किया गया। सो इन स्टेट्स का जो आधार है वह न केवल भाषा बल्कि ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, इन सभी को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स का विभाजन किया गया। पहल वह राज्य जिसे भाषाई आधार पर विभाजित किया गया वह था आंध्र प्रदेश। सो इसके बाद भारत के समक्ष एक नई चुनौती आई थी, वह थी भाषा की चुनौती कि व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। So most of the leaders of North India, including Mahatma Gandhi, emphasized that the Hindi should be the national language of India because the majority of people speak Hindi. लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य और बंगाल जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया। उनका कारण था कि इस प्रकार से हिंदी उनके ऊपर थोप दी जाएगी और वह भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इसका निराकरण करने के लिए हमारे राजनेताओं ने बड़ा ही अच्छा समाधान निकाला। हिंदी के साथ साथ उन्होंने 22 अन्य भाषाओं को रिकॉग्नाइज भाषा की श्रेणी में रखा, इनको संविधान में स्थान दिया गया। इसी के साथ साथ राज्य सरकारों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज करने की अनुमति दी गई और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संघ की भाषा के रूप में मान्यता देते हुए इसके कामकाज की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि भाषा संबंधी जो विवाद हुआ था उसका समाधान कर लिया गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी फेडरल सिस्टम दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल जील एंड जिस्ट। सो बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं। तो भारत में यदि केंद्र और राज्य के संबंधों की यदि हम जांच करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1950 से लेके 1991 मीन्स 1950 to 1991 and the second part is after 91. So we have seen a tremendous change in Indian political system after 1991. So dear students, from 1950 to 1991 in Indian federal system, the central government was played the role of big brother. Means most of the powers was lied with the central government and the states were depend on central government to get the powers and the resources. It is happened because केंद्र के अंदर अभी तक उसी दल की या एक ही दल की सरकार रही थी और राज्यों के अंदर भी प्रायः उसी दल की सरकार रहती थी। तो प्रायः राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य इस स्थिति में नहीं रहते थे कि वह केंद्र से बराबरी का दावा कर सके। लेकिन 1991 के बाद में क्या परिवर्तन हुआ? आफ्टर 1991 नो पार्टी इज एबल टू फ्रेम ए गवर्नमेंट और गेट द मेजोरिटी टू फ्रेम ए गवर्नमेंट इन सेंट्रल। दे आर नॉट एबल टू गेट दैट मैजिकल नंबर ऑफ 283। सो इस कारण से क्या हुआ कि उन्हें अन्य दलों का भी समर्थन लेना पड़ा, जिसके कारण एक नए प्रकार की व्यवस्था चालू हुई जिसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार या कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट प्रायः क्षेत्रीय दलों से समर्थन लेकर बनी। इन क्षेत्रीय दलों की इनके राज्यों में सरकार थी। अब राज्य भी अधिकार पूर्ण रूप से अपने अधिकारों की मांग कर सकते थे। तो इस प्रकार भारतीय राजनीति के में या भारतीय संघवाद में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं सहकारी संघवाद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इससे संबंधित पिछले कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो यदि ये चीज नहीं समझ में आती है तो वापस इस वीडियो को देखिए, इस पार्ट को। नाउ व्हाट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? क्या चीजें हैं जो फेडरलिज्म के स्पिरिट को कम करती है? तो सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। भारत में भी कई बार हुआ है, यदि केंद्र सरकार में एक पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो कई बार केंद्र ने अपनी शक्तियों का बेवजह इस्तेमाल करते हुए राज्य की सरकारों को भंग कर दिया गया है या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। Okay, coalition government lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. So एक इसका new feature है। Now just comes to the section of decentralization.
decentralization means what? The power is not central, it should be distributed among its various sections. मीन्स केंद्र के पास ही केवल शक्तियां नहीं रहेगी, बल्कि इसके विभिन्न अंगों में इसका बंटवारा किया जाए। सो भारत में जनरली देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। हालांकि आजादी के बाद भी कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसे संवैधानिक रूप मिला 1992 के पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम में क्या प्रमुख प्रावधान किए थे? तो जो मुख्य प्रावधान थे, इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकारों के लिए अब एक निश्चित समय, जैसे कि भारत में 5 वर्ष है, इसके अंतराल पर चुनाव होना मैंडेटरी कर दिया, आवश्यक कर दिया। SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रखी गई। 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन्स। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्टेड इलेक्शन। इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो कि इस चुनाव की देखरेख करेगा। नाउ स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडी। अब राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि भाई स्थानीय निकायों के साथ आप अपनी शक्तियों को और अपने आर्थिक स्रोतों को साझा करें। तो एक बार नजर डालते हैं हम किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सेटअप है भारत में। तो इसका जो सेटअप है वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया, यदि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग है। जरा देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह त्रिस्तरीय है। इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है प्रायः। सो गांव लेवल या विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल या तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला लेवल पर। सो गांव में जनरली ग्राम पंचायत होती है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। देयर विल बी डायरेक्ट इलेक्शन एंड सरपंच एंड अदर मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस। यदि हम तालुका लेवल की बात करते हैं तो बिल्कुल इसके मेंबर्स भी डायरेक्ट इलेक्शन की प्रोसेस से ही इनका चुनाव होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष का चुनाव ये सब मेंबर्स मिलकर करते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, इनके मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट लेवल पर होता है, सीधे तौर पर होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष का चुनाव भी सारे मेंबर्स मिलकर करते हैं। पंचायती राज यदि हम अर्बन क्षेत्र में देखा जाए तो बिल्कुल जो छोटे शहर हैं, जो अभी गांव से नगर की तरफ बढ़ रहे, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें होती है नगर परिषद। जो शहर मध्यम आकार के हैं वहां पर होती है म्युनिसिपैलिटी। और जो बड़े शहर है जैसे अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि डिसेंट्रलाइजेशन या भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों के पीछे आइडिया क्या था। सो हमने देखा सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यू एट लोकल लेवल। जो बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर की समस्याएं थी, उनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन लोकेलिटी। जो स्थानीय लोग हैं उनको अपनी आवश्यकताओं की पहचान हो। बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। अच्छा, यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए जो धन है उसका ठीक प्रकार से व्यय किया जाए। पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ local self-government or decentralization idea. Let us say students, before implementation of this act, some people, only some thousand of people which comprise of MPs and MLA, the number is in few thousands. They are running an entire country of more than 90 crore people at that time actually. मतलब हम कह सकते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र को चलाने में कुछ MP और MLA की ही भूमिका थी, लेकिन सरकार के इस तृतीय स्तर के बनने से आज आप देखिए करोड़ों लोग इससे जुड़ गए। करोड़ों लोगों को डिसीजन मेकिंग में स्थान मिला है और खास करके महिलाओं को। जैसा कि हमने बताया था कि स्थानीय स्वशासी निकायों में इन्हें 33% आरक्षण है, लेकिन कई सारी राज्य सरकारें जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में इनको आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया। तो आज गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों पर जो प्रमुख पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है पावर शेयरिंग का। ये बहुत बढ़िया इसका कैरेक्टरिस्टिक है। टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट। सो ये भी है कि भाई स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के महत्व को और आगे बढ़ाने के लिए इन सभी को इसको कानूनी रूप दिया गया। और भारत में हम कह सकते हैं कि सच्चे फेडरलिज्म
या एक ट्रू फेडरलिज्म की स्थापना इस एक्ट के पास होने के बाद ही हुई। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे इसी प्रकार से के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।